हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी कक्षा 7वीं की ये भाषा भारती हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। और इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इसके पहले की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सारी चीज़ें, और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा डलती रहती हैं, जिसे देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूँगा आपके काम की सारी वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी। तो आइए देखते हैं बच्चों, पाठ 10 में लिखा है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। और NC केलकर के नाम, किसके नाम लिखे थे उन्होंने? NC केलकर के नाम। तो इसे हमें पढ़ना है। इस पाठ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं पूरा पाठ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए आप खुद पाठ को पढ़िएगा बच्चों, ताकि और पाठ पढ़ने से आपको काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो उन्हें देखने के लिए अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएं, इसलिए पाठ को ध्यान से पढ़िएगा। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर भाषा अध्ययन में लिखा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखना है। तो आपको यहाँ पर शब्दार्थ लिखना है, शब्दों के अर्थ लिखना है। तो मैंने यहाँ पूरे शब्दों के अर्थ लिख दिया है, इसे देख करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे लिखा है दिलचस्पी, तो दिलचस्पी मतलब होता है रुचि। निष्कासन मतलब निकाल देना। यंत्रणा यानी पीड़ा। ह्रास मतलब कमी। स्नेह भजन मतलब प्रेम का पात्र। भाष्यकार यानी व्याख्याकार। प्रकांड मतलब विद्वान। बलात् यानी जबरदस्ती। कारावास यानी जेल। प्रफुल्लता यानी प्रसन्नता। सुदीर्घ यानी विस्तृत। दंड संहिता यानी कानून। प्रणयन यानी रचना। प्रेरणा यानी प्रोत्साहन। यातना मतलब कष्ट। अक्षुण्ण यानी अखंड। हननकारी मतलब विनाशक। और अडिग यानी डटा हुआ। शरीरांत यानी मृत्यु। मंदाग्नि यानी भूख न लगना। प्रतिबद्ध यानी वचनबद्ध। अदम्य यानी प्रबल। अपेक्षित यानी वांछित। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द दिए हैं सभी के अर्थ यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ, तो इनको देख करके आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब हम देखेंगे बोध प्रश्न, और इसमें बोध प्रश्न दिए हैं, काफ़ी सारे प्रश्न हैं। इनके उत्तर देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर की कैसे आपको इनके उत्तर लिखना है और सही उत्तर क्या क्या होंगे, है ना। शॉर्ट आंसर लेकर के आया हूँ ये, ताकि आपको याद भी हो जाए। तो जैसे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है अ नंबर में कि सुभाष चंद्र बोस को किस जेल से किस जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस को बरहामपुर जेल यानी बंगाल से मांडले सेंट्रल जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला था। इस प्रकार से पहले का उत्तर हम लिखेंगे। अगला है ब नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा। तो लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल इसीलिए कहा है क्योंकि वह जेल एक ऐसी जेल थी जहां भारत का एक महानतम सपूत लोकमान्य तिलक लगातार 6 वर्ष तक रहा था। इस प्रकार से आप ब नंबर का उत्तर लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर सा। लिखा है मांडले जेल में लोकमान्य तिलक के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो इसके उत्तर में लिखेंगे मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। किसी अन्य बंदी से उन्हें मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। जेल और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में ही इतने वर्षों में 2 या 3 भेंट से अधिक का मौका नहीं दिया गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए पूछा है सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए स्वयं में क्या क्या परिवर्तन लाने पड़ते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए हमें स्वयं ही पिछली आदतों का त्याग करना होता है। स्वयं को पूर्ण स्वस्थ और फुर्तीला बनाना पड़ता है। प्रत्येक नियम को सिर झुकाकर मानना पड़ता है। ऐसे हमें इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने सिफारिश की क्योंकि लोकमान्य तिलक
प्रतिकूल और शक्तिहारी वातावरण में गीता भाष्य जैसे महान दर्शन की रचना कर सकें। उनमें प्रकांड पांडित्य था, प्रबल इच्छा शक्ति थी, उनमें साधना की गहराई और सहनशीलता थी। वे बौद्धिक क्षमतावान एवं संघर्ष शक्ति से संयुक्त थे। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हुए। अब आगे क्या दिया है वो हम देखते हैं, आगे क्या चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पर अब प्रश्न नंबर 2 है और प्रश्न नंबर दूसरे में आपको यहाँ पर विकल्प वाले प्रश्न हैं कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, पेपर की वीडियो, सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। और सभी विषय के वीडियोस चैनल पे मैं डालते रहता हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित। तो इन सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब आप कीजिएगा। देखते हैं प्रश्न दूसरा में पहला लिखा है, लोकमान्य तिलक ने जेल में सुप्रसिद्ध, तो यहाँ आएगा गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था। जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय किताबें पढ़कर बिताते थे और सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को तीर्थ स्थल माना है। तो इस प्रकार से इन खालिस्तान में सही शब्दों को आपको लिखना है और इसे पूर्ण करना है। अब यहाँ पर भाषा अध्ययन है और भाषा अध्ययन में पूछा है निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ये शब्द दिया है अदम्य, प्रणयन, कृतित्व, सुदीर्घ, यंत्रणा। इनसे हमें एक वाक्य बनाना है। तो देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। मैंने यहाँ पर बना दिया है, तो ऐसे ही आप भी देखकर इसे कंप्लीट करेंगे। जैसे अदम्य में लिखा है तो इससे वाक्य बनाएंगे, भारतीय स्वतंत्रता के योद्धाओं में अदम्य साहस था। अगला है प्रणयन, इससे एक वाक्य बना देंगे, गीता भाष्य का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने मांडले सेंट्रल जेल में 6 वर्ष के बंदी काल में किया। फिर है कृतित्व, तो लिखेंगे भारतीय मनीषियों को उनके कृतित्व के लिए आज भी स्मरण किया जाता है। फिर है सुदीर्घ, तो लिखेंगे भारतीय आज़ादी की लड़ाई सुदीर्घ काल तक चली। यंत्रणा लिखेंगे स्वतंत्रता सैनिकों को बंदी गृहों में विविध यंत्रणाएं दी गई। तो इस प्रकार से हमें इन शब्दों से एक वाक्य बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखेंगे क्या है। तो प्रश्न नंबर दूसरा है और यहाँ पर इस प्रश्न में लिखा है, दूसरे प्रश्न में, कि नीचे दिए गए चित्र में दुर उपसर्ग तथा तम प्रत्यय को गोले में लिखा गया है और इसके आसपास कुछ शब्द लिखे हैं। इन शब्दों में दुर तथा तम शब्द जोड़कर उदाहरण के अनुसार शब्द बनाना है। जैसे ये दुर है और ये भाग्य जुड़ गया तो बन गया दुर्भाग्य। इसी प्रकार गम और दुर को जोड़ देंगे तो ये दुर्गम हो गया। फिर दुर और गति तो ये दुर्गति हो गया। दुर और जन तो ये दुर्जन हो गया। दुर और गुण दुर्गुण हो गया। इसी प्रकार महान और तम महानतम बन गया। अधिक और तम अधिकतम बन गया। सरल तम सरलतम, कठिन और तम कठिनतम। तो इस प्रकार से आपको ये इन शब्दों को ऐसे लिखना है बच्चों। आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न में पूछा है, दार्शनिक शब्द में दर्शन शब्द के साथ इक प्रत्यय जुड़ा है। दार्शनिक में दर्शन और इक है ना। इस पाठ में इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखना है। तो पाठ में आपको छांटना है, तो मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, उनको देखकर भी आप लिख सकते हैं। जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, राजनैतिक, दार्शनिक। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़कर बने हैं, इनमें से उपसर्ग और मूल शब्द छांटकर अलग करना है। जैसे सपूत तो सधन पूत हो गया, है ना। तो मैंने यहाँ पर बाजू में लिख दिया है पूरा, तो यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। जैसे सपूत का सधन पूत, तो इसका मतलब होता है पुत्र। परिवेश में परिधन वेश, सशरीर में साधन शरीर, आदेश में आ और देश, अनुपस्थित में अनु और उपस्थित, स्वदेश में स्व और देश, प्रकांड में प्र और कांड, सुप्रसिद्ध में सु और प्रसिद्ध। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द हैं, इनको आपको देखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर समास दिया है, समास के भेद दिए हैं, इनको आपको समझना है। अव्ययी भाव समास है, मतलब इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। जैसे उदाहरण यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, प्रथम पद प्रधान यानी प्रतिदिन यानी दिन दिन। तो ये जब आपको व्याकरण में समास पढ़ोगे आप, है ना, मैं अपनी वीडियो में भी बना के डालता हूँ कि समास संधि इन्हें समझाता हूँ। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा, समझोगे उसको कि किस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो आप जब समास पढ़ोगे व्याकरण में तब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी बच्चों। अब जैसे यहाँ लिखा है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझकर उनका विग्रह करना है। जैसे यहाँ कर्मयोगी,
चार दीवारी, तो इनका विग्रह भी मैं करके दिखाया हूँ यहाँ पर। देखो, कर्मयोगी, कर्म का योगी, चार दीवारी तो चार से दीवार। गीता भाष्य में गीता का भाष्य, शीत ऋतु ऋतु यानी शीत की ऋतु, धूल भरी, धूल से भरी, देशवासी का हो जाएगा देश के वासी, तीर्थ स्थल मतलब तीर्थ का स्थल, मंद गति, मंद है जो गति, युग निर्माण, युग का निर्माण, दशानन, 10 है आनंद, और दिन रात का हो जाएगा दिन और रात। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने विग्रह कर दिया है, तो ये भी आप देखकर कर सकते हैं। फिर है आइए समझिए, तो इसको समझना है आपको, पत्र लिखना यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार से पत्र लिखते हैं। तो पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र आपको लिखने के लिए बोला गया है। इसके बाद योग्यता विस्तार है बच्चों, तो ये आपको प्रोजेक्ट कार्य में करना है। तो ये आपका पार्ट 10 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 11 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।